नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक है कथाघर। उसमें एक कहानी है हमारे चीफ की दावत, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। तो उसकी कहानी है भीष्म साहनी की चीफ की दावत। आज उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले भीष्म साहनी जो इसके लेखक हैं उनका परिचय प्राप्त कर लें। तो इनका जन्म 1915 में हुआ और इनका जो निधन है वो 2001 में हुआ था। भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। वे प्रेमचंद परंपरा के अग्रणी लेखक हैं। वामपंथी विचार से जुड़े होने के कारण इन्होंने मानवीय मूल्यों की कोई अनदेखी कभी नहीं की। उनका चरित्र सहृदय व्यक्ति का था। वे जितना अपने लेखन को जाने जाते हैं उतने ही अपनी सरलता और उदारता से भी। ये जाने माने फिल्म अभिनेता है बलराज साहनी, उनके ये भाई हैं। उनकी कहानियां सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हैं। ये स्वाधीनता संग्राम में से जुड़े और जेल भी ये गए हैं। इनकी चर्चित कृति है तमस इनका उपन्यास है, जिस पर टेलीविजन धारावाहिक भी बना था तमस पर। कहानी है इनकी चीफ की दावत। तो इसमें परिचय में क्या लिखते हैं कि कहानी चीफ की दावत वर्तमान पीढ़ी के नैतिक चरण और मूल्यों में आ रहे गिरावट का लेखा जोखा या कह लें कि हल्फिया बखान है। मध्यम वर्गीय जीवन के कड़वे पक्ष को उद्घाटित करने वाली यह कहानी मनुष्य जीवन के भीषण त्रासदियों और कुरूपताओं का शानदार शब्दाडंबर है। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है मिस्टर श्यामनाथ का। तो उसमें उनकी पत्नी भी है घर में और उनकी एक माता जी हैं जो कि बेहद ही बुजुर्ग हैं। तो बुजुर्ग होने के कारण जब भी वो सोती हैं तो उनके नाक से खराटे की जो आवाज़ आती है, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या है कि श्यामनाथ के घर में उनके जो चीफ हैं, उनके जो हेड हैं, उनको दावत पे बुलाया जाता है। उनकी पत्नी भी उनके साथ आती हैं। वो बहुत ही तैयारी करते हुए इसका रेखांकन इसमें किया गया है। लेकिन अपनी माता को वो बार बार कहते हैं कि ऐसे नहीं बैठना है, आपको सोना नहीं है। जब चीफ आएंगे तो ऐसे खाना बनेगा तो आप अंदर बैठेंगे लेकिन आप हिलेंगे नहीं। हजारों सवाल उन माता पर खड़े हो जाते हैं कि आपको किस प्रकार से रहना है जब वो चीफ घर में आएंगे। तो लेकिन क्या है कि वो चीफ भी हैं, उनके साथी भी हैं, कुछ और भी स्टाफ के उनके मेंबर हैं जो घर को देखते हुए अंदर आते हैं। तो क्या देखते हैं श्यामनाथ कि उनकी जो माता जी हैं उनको कुर्सी पर बैठे बैठे ही नींद आ जाती है और खराटे बज रहे होते हैं। तो वो चीफ अमेरिकन है और उनकी माता को हिंदी समझ में आती है, अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो वो कुछ वार्तालाप उनसे करते हैं, उनके जो श्यामनाथ के जो चीफ हैं। उनको माता को जो घबराहट तो होती ही है, साथ में कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो श्यामनाथ उनकी मध्यस्थता करते हुए उनको प्रश्नों को समझाते हैं। तो उनको मतलब दिखाते हैं कि आपकी जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो पंजाब में कुछ दस्तकारी का जो काम आपके चलता है, कसीदाकारी जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ चलता है। तो वो बुजुर्ग महिला अपनी एक बहुत पुरानी एक फुलकारी यानी कि एक कड़ा हुआ दुपट्टा ला के दिखा देती है। तो वो अपनी तरक्की के लिए श्यामनाथ उन माँ को कहता है कि मेरी माँ आपको ऐसा शालू बनाकर देंगी। हालांकि उनकी अवस्था बेहद ही वृद्ध है। तो अपनी तरक्की के लिए वो देखती है। लेकिन माँ को जब वो चीफ चले जाते हैं तो एक दुख सा लगता है कि मुझे मेरा बेटा डांटेगा कि मैं घर में अच्छे से नहीं रही जब आपकी चीफ आए, क्योंकि मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, मुझसे ये सब नहीं होता। और वो हरिद्वार जाने की बात करती है। लेकिन श्यामनाथ है कि कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि आप हरिद्वार जा रहे हो, मैं आपकी सेवा नहीं करता। तब माँ को लगता है कि नहीं बेटा ठीक है। लेकिन अगले ही मिनट में वो कहता है कि मेरे चीफ को आपका ये फुलकारी बहुत पसंद आई थी, तो आप ऐसा ही बनाकर देंगी। हालांकि उसकी ऐसी अवस्था नहीं दिखाई गई है। तो इसी में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से नैतिक पतन
जो नई पीढ़ी का हो रहा है थोड़ा भी समझ नहीं रखते कि किस प्रकार से वो वृद्ध महिला है जो वो ये कार्य कैसे कर सकती है, केवल अपनी तरक्की के लिए एक इतना आडंबर रखता है। तो यही है चीफ की दावत कहानी। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी पसीना पहुंचने की भी उनको फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने हुए, उलझे बालों को जूड़ा बनाए हुए, मुंह पर सूखी और पाउडर को मले मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट का धुआं फूंकते हुए जा रहे थे। एक कमरे से दूसरे कमरे में वो आ जा रहे थे। तो आखिर शाम को उनको आना था, तो आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल हो गई, यानी कि पूरी तैयारियां हो चुकी थी। शाम को कुर्सियां, मेज, सिपाहियां, नैपकिन, पेपर, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का भी इंतजाम कर दिया गया था। अब घर में फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जा रहा था। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन पैदा हो गई कि अब माँ का क्या होगा। इसी बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले कि माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोली कि इन्हें पिछवाड़े वाली इनकी सहेली के घर भेज देते हैं, रात भर बेशक वहीं रह जाएं, कल इनको ले आएंगे। लेकिन श्यामनाथ मुंह सिगरेट पीते हुए बोले थे कि सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ पर फिर से शुरू हो जाए। बड़े ही मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खाकर शाम को अपनी कोठी में चले जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ये अपने काम निपटा लेंगी। सुझाव ठीक था, दोनों को भी पसंद आ गया। श्यामनाथ उनकी जो पत्नी थी उनको पसंद आ गया कि ये ठीक है कि खाना खाकर जल्दी से अपने कमरे में चली जाएंगी। मगर सहसा ही उनकी जो पत्नी थी श्यामनाथ की, वो बोल पड़ी, यदि ये सो गई तो रात इनके जो नींद के खराटे लेने लगी तो, क्योंकि जो उनकी कोठरी का दरवाजा था वो बरामदे में ही खुलता था, तो यहीं पर लोग खाना खाएंगे। फिर वो कहते हैं कि तो इनसे कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लेंगी, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा और माँ से कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या कि वो माँ बाहर ही नहीं आए। और जो सो गई तो क्या करेंगे? तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजते हुए तुम तो ड्रिंक करते ही रहते हो। श्यामनाथ कुछ खिज उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही अच्छा बनने के लिए इसे रोक दिया। अपनी पत्नी को वो डांटते हुए कहते हैं, वाह, तुमने तो माँ बेटों की बातें, मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे, लेकिन यह मौका था जो बहस का नहीं था, लेकिन समस्या का हल ढूंढने का था। तो उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की तरफ देखा और कोठरी का दरवाजा बरामदे में ही खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोला कि मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों से माँ की कोठरी के बाहर जाकर खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे पर मुंह सिर लपेटे माला का जाप कर रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा था, यानी कि यही चीफ था, सारा काम सुबीते से चल जाएगा। तो फिर वो अपनी माँ से कहते हैं श्यामनाथ कि माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, शाम को 7:30 बजे मेहमान आने वाले हैं। तो माँ ने मुंह से धीरे से दुपट्टा हटाया और बेटे से कहती है कि माँ, आज मुझे खाना नहीं खाना, क्योंकि मांस मच्छी जब घर में बनती है तो वो श्यामनाथ की माँ घर में कुछ भी नहीं खाती है। बेटा कहता, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन अपना काम जल्दी से निपटा लेना। और माँ, हम लोग वो श्यामनाथ कहते हैं कि हम तो अपने बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ पर आ जाएं तब तुम गुस्लखाने के रास्ते से बैठक में चले जाना, ठीक है। और फिर वो कहता है कि माँ, याद रखना कि वहाँ जल्दी से सोना नहीं है आपको। माँ, आप जल्दी से सो नहीं जाना, क्योंकि आपके खराटों की आवाज़ दूर दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी उठी है नाक से सांस ली नहीं जाती। मिस्टर श्यामनाथ ने तो इंतजाम कर दिया, फिर भी उसकी उधेड़पन खत्म नहीं हुई कि जो चीफ अचानक इधर आ गया तो क्या हो सकता है। 8-10 मेहमान होंगे, देखती अफसर उनकी
जो पत्नियां हैं वो भी होंगी उनके साथ में, तो कोई भी गुस्ल खाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध के मारे झुंझलाने लगा और एक कुर्सी से उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ इस पर बैठ जाओ। माँ माला संभालती रही, पल्ला ठीक करते उठी, फिर कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है बल्कि नीचे टांगे नीचे करके बैठते हैं। तो और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना है, न ही वह खड़ाऊ पहनी अपनी माँ को हिदायत देता है शामनाथ, और खड़ाऊ अगर कहीं देखी तो मैं वो दूर कहीं फेंक दूंगा, और जो आपने कपड़े पहने हैं ये कपड़े नहीं पहनने हैं आपको। माँ कहती है कि जैसा कहोगे वैसे ही कपड़े पहन लूंगा, लेकिन फिर शामनाथ कहते हैं कि अच्छी सी कोई ज्वेलरी आप पहन लो, सोने के थोड़े गहने। लेकिन वो बात में कहती है उनकी माँ शामनाथ की कि जितनी भी मेरे जेवर थे बेटा, जब तेरी पढ़ाई मैंने करवाई थी तो वो जेवर मैंने बेच दिए थे। तो ये बात है जो शामनाथ को बेहद ही चुभती है कि मैंने कौन सा वहाँ पर एक नालायक बन के आया हूँ, बल्कि पढ़ लिख कर आया हूँ, तो कोई बात नहीं है तो मत बहनो। फिर माँ वो अपने सुंदर कपड़े पहनने के लिए चली जाती है। तो माँ सफ़ेद कमीज और सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद है, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ छोटा सा सूखा मुख शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर पर आधे जड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप गए थे। पहले ही कुछ कम कुरूप नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, वो इतनी सी बात रहती है। फिर वो कहता है कि ठीक है, आपने जेवर की बात कही तो मैं इतना कमाने लग गया हूँ कि आप यदि कहो तो मैं उसका दुगना करके आपको दे सकता हूँ। लेकिन माँ कहती है कि नहीं नहीं, मेरी जीभ जल जाए बेटा जो तुझसे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से तो यूं ही निकल गया था, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर शामनाथ खुद भी नहा धोकर तैयार हो गए। श्रीमती जी भी, उनकी जो पत्नी थी, वो भी तैयार हो गई। शामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत देते गए कि माँ रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठना। अगर साहब इधर आ भी जाएं, कोई बात पूछे तो उनका ठीक से उत्तर आप दे देना। माँ कहती है कि मैं ठीक से पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं नहीं जानती बेटा, मैं बात करना भी नहीं जानती, तो मैं तो अनपढ़ हूँ, आप ही उसके उत्तर दे देना। 7 बजते ही माँ का फिर दिल घबराने लग जाता है कि वो चीफ यहाँ पर आने वाले हैं। अगर सामने चीफ आ गए, माँ डरती है क्योंकि मैं क्या उत्तर दूंगी। अंग्रेजी को तो वो दूर से देखकर ही घबराती थी, न मालूम क्या पूछे, न मालूम मैं क्या जवाब दूंगी। इस बात से वो बार बार घबराती है। फिर बार बार सोचती है कि क्यों ना मैं पिछवाड़े से घर के की अपने सहेली के घर चली जाती, पर डर लग रहा था कि अब मैं अपने बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती हूँ। फिर वो टांगे लटकाए। एक कामयाब पार्टी थी जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप, वो आ गए थे यहाँ पर और कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की बहुत पसंद आई। उनकी जो पत्नी आई थी साथ में, उनको पर्दे बहुत ही पसंद आए थे, कोई अड़चन नहीं थी। सोफा कवर के डिजाइन भी पसंद किए गए। कमरे की सजावट बहुत सुंदर की गई जो उनको बेहद ही पसंद आए। साहब जो चीफ आए थे वो ड्रिंक कर रहे थे, साथ ही चुटकुले और कहानियां भी सुना रहे थे। दफ्तर में जितना रोब रखते हैं उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हाल, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत हो रही थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर चिल्लाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे कि उनकी कोई पुरानी सहेली हो। इसी रो में पीते पिलाते उनको 10:30 का टाइम हो गया था। वक्त गुजर गया था, लेकिन सभी अपनी अपनी गिलासों में आखिरी घूंट पीकर खाने के लिए आ रहे थे। तो आगे आगे शामनाथ हैं वो रास्ता दिखा रहे थे और दूसरी तरफ मेहमान बैठे थे। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ क्या देखते हैं कि उनकी जो माता है दोनों पांव कुर्सी के ऊपर करके बैठी हैं और उनके मुंह से खराटे निकल रहे हैं और सिर इधर से उधर झूल रहा है। तो उनको देखते ही शामनाथ है वो क्रुद्ध हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है। जी तो चाहा उनका कि माँ को धक्का देकर उठा दें, पर उनको कोठरी में धकेल दें, लेकिन ऐसा करना तो संभव नहीं था क्योंकि सारे मेहमान उनके साथ में थे। माँ को देखते ही सारे जो अफसरों की स्त्रियां थी हंसी और इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर, बेचारी। माँ हड़बड़ाकर उठ गई। जो शामनाथ की माता थी वो अचानक
उठ गई थी और झलाकर अपनी साड़ी सूट का जो पल्लू है वो सही करने लगी और उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथ पैरों की उंगलियां भी कांपने लग गई थी कि वो चीफ उनके सामने आ गए थे। फिर इतने में श्यामनाथ कहते हैं कि माँ तुम जाकर सो जाओ, इतनी देर से क्यों जाग रही हो। और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की तरफ देखने लगे, लेकिन जो चीफ उनके आते हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वहीं खड़े होकर कहते हैं कि नमस्ते। माँ ने भी झिझकते हुए हाथों से नमस्ते करती है, लेकिन वो हाथ आगे करते हैं हाथ मिलाने के लिए, लेकिन माँ तो समझ नहीं पाई कि हाथ मिलाते दायां हाथ है, तो उन्होंने हाथ आगे नहीं किया, तो अपना बायां हाथ उन्होंने आगे कर दिया। तो क्योंकि दाएं हाथ में तो उनके माला थी, घबराहट में माँ ने बायां हाथ आगे कर दिया। तो श्यामनाथ हैं, उनको मन ही मन में गुस्सा आता है, लेकिन अफसरों की जो पत्नियां उनके साथ आई थी वो खिलखिलाकर हंस देती हैं। फिर पूछते हैं कि कहो माँ कैसी हो, ठीक हो, खैरियत हो। माँ कुछ बोलती नहीं। माँ कहती हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। कहो माँ हाउ डू यू डू। माँ धीरे से कहती है कि हाउ डू यू डू। एक बार फिर सारे हंसते हैं, लेकिन वातावरण धीरे धीरे हल्का होने लगता है और साहब ने भी स्थिति संभाल ली। लोग चहकने हंसने लगे थे। श्यामनाथ के मन में अभी भी शोक था, लेकिन कुछ कम होने लग गया था। श्यामनाथ जी अंग्रेजी में बोले कि मेरी माँ है, वो गांव के रहने वाली है, वो कुछ जानती नहीं है और आपसे शर्माती भी हैं। तो चीफ उनके आए थे श्यामनाथ के, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अच्छा मुझे गांव के लोग बहुत ही पसंद हैं। वहाँ के जो गीत हैं, जो नाच भी ये जानती होंगी, तो अपनी माँ को कहती हैं कि कोई ऐसा गीत सुनाओ कि मुझे गांव के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। तो श्यामनाथ अपनी माँ को कहते हैं कि माँ कोई गीत सुनाओ, लेकिन माता कहती है कि मुझे कोई गीत आता ही नहीं बेटा, मैं क्या सुनाऊं। लेकिन फिर भी माँ चीफ का एक हुक्म था, ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं कि हमें कुछ सुनाओ। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि नहीं माँ कुछ तो सुनाओ। फिर एक माँ एक छोटा सा सुनाती है कि वाह कोई टप्पा ही सुना दो, वो कहती हैं। फिर वो सुनाते हैं कि हारिए नी माए हारिए नी पैणे, हारिए नी पागी परियां दी पराइयां दी। ऐसे करके गाना सुनाती है जो उनको बहुत ही पसंद आता है। तो सारी जो देसी स्त्रियां थी उनके साथ आई थी, वो खिलखिलाकर हंस उठती हैं। 3 पंक्तियों में माँ गाकर चुप हो जाती है। सारा बरामदा तालियों से गूंज उठता है। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे और श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब क्या बोलते हैं कि गांवों में दस्तकारी क्या है, कि एक कला होती है दस्तकारी, तो वो क्या है। तो श्यामनाथ बड़ी खुशी से कहते हैं कि ओह साहब, मैं उन चीज़ों का एक सेट चीज़ों का आपको भेंट करूंगा, उनको देखकर आप खुश हो जाएंगे। लेकिन साहब ने कहा कि नहीं, जो दुकानों में चीज़ नहीं मंगाता, जो पंजाबियों के घरों में बनता है, जो औरतें खुद बनाती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। श्यामनाथ कहते हैं कि लड़कियाँ गुड्डियाँ बनाती है और फुलकारियाँ बनाती हैं। फिर जो चीफ हैं वो पूछते हैं कि फुलकारी क्या होती है। तो अपनी माता को कहते हैं कि माता इनको वो फुलकारी दिखाओ कि क्या होती है, कि एक दुपट्टा होता है। तो माता डरते डरते धीरे धीरे अंदर जाती हैं और अपना एक पुराना जो दुपट्टा है फुलकारी है वो लेकर आती हैं, जो बहुत ही पुराना दुपट्टा वो लेकर आती हैं और दुपट्टा वो दिखाती हैं कि इस प्रकार से इसको फुलकारी कहते हैं और उनको हाथ से उनकी कढ़ाई उन्होंने की थी। फिर साहब को फुलकारी बहुत पसंद आती है और पूछते हैं कि ऐसी ही फुलकारी क्या वो मुझे बना देंगी। माँ तो चुप रहती है, लेकिन बेटा श्यामनाथ है वो कहती है कि माँ हाँ ऐसी मेरी माँ ऐसी फुलकारी आपको बनाकर दे देंगी। फिर माता कहती है कि बेटा मेरी आंखें अब मुझे इतना दिखाई ही नहीं देता श्यामनाथ की माता को, तो मैं कैसे बना सकती हूँ। लेकिन बात को बीच में ही छोड़ते हुए श्यामनाथ कहते हैं कि नहीं भी जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर बहुत ही खुश होंगे। साहब सिर हिलाते हैं, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की तरफ बढ़ते हैं और खाना खाकर वो चल जाते हैं। फिर शाम को जाते ही माता अपनी कोठी में बैठ जाती हैं, डरती हैं, रोने लग जाती हैं
कि बार बार उनके आंसू पहुँचती हैं, उमड़ आते हैं बार बार आंसू कि मुझे मेरा बेटा है वो आज डांटेगा कि मुझे नींद आ गई थी और मेरे खराटे बज रहे थे, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ रहे हों। अपने आप को बहुत समझाती है लेकिन फिर भी उनको डर लगता है। आधी रात का समय था, मेहमान सारे जा चुके थे, लेकिन इतने में माँ एक दीवार से सटकर बैठी थी, उसे अब नींद नहीं आ रही थी। तो फिर तभी श्यामनाथ कमरे के अंदर आते हैं तो कहते हैं कि माँ अचानक से डरने लगती है। कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकता है तो माँ दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ जाता है, हड़बड़ाकर उठ बैठी कि आज मुझसे कोई भूल हो गई है। तो माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी, उन्हें नींद क्यों आ गई, क्यों वह ऊँगने लगी। उनको ऐसा लगा कि मेरा बेटा मुझे ऐसे ही कहेगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो माता दरवाज़ा खोलती हैं तो श्यामनाथ उनको लेकर झूम जाता है, माँ को आलिंगन में भर लेता है। ओहो मम्मी, अम्मी तूने तो आज रंग ला दिया, साहब इतने खुश हुए आपसे कि क्या कहूँ अम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। फिर माँ छोटी सी काया सिमट कर अपने बेटे के चिपक जाती है और फिर माँ की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। उन्हें पहुँचती हुई फिर धीरे से बोलती है कि बेटा मुझे हरिद्वार छोड़ा, मैं कब से कह रही थी कि मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, आप जैसा रहना चाहो रहो। लेकिन श्यामनाथ क्या कहते हैं कि उनको अचानक क्रोध आ जाता है कि तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो माता, ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ के पास नहीं रख सकता। फिर नहीं बेटा, उसको लगता है कि आप जैसा रहना चाहो रहो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खा पहन ओढ़ लिया, लेकिन आप अपना जीवन अपनी तरफ से जियो और भगवान का नाम लूँगी तो मुझे हरिद्वार छोड़ाओ। लेकिन बेटा फिर क्या कहता है, माँ को लगता है कि बेटा उससे स्नेह कर रहा है, लेकिन अगले ही क्षण कहता है कि यदि तुम चली गई तो वो फुलकारी कौन बनाएगा, साहब से तुम्हारे सामने फुलकारी देने का इकरार किया है। फिर माँ कहती है कि मेरी आंखें काम नहीं करती बेटा जो मैं फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देकर नहीं चली जाओगी, मेरा तो काम बिगड़ जाएगा, जानती नहीं साहब खुश होंगे और मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो जाती है और बेटे की मुख तरफ देख के कहती है कि क्या तेरी तरक्की होगी, वास्तव में तेरी तरक्की होगी, क्या उसने ऐसा कहा था। लेकिन बेटा कहता कहा तो नहीं था, लेकिन उनके हाव भाव से पता लग रहा था। फिर माँ का चेहरा अचानक से रंग बदलने लगता है कि मेरे बेटे की तरक्की हो जाएगी। उनका जो झुर्रियों से भरा मुंह है वो खिलखिलाने लग जाता है और आंखों में हल्की हल्की सी चमक आने लग जाती है। फिर तो कहती है कि हाँ बेटा बना दूंगी, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। माँ का दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगती है और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम जाते हैं। तो ये है वर्तमान में जो पीढ़ी है उसमें कैसे मूल्यों का हाथ हो रहा है, इस प्रकार की कहानी है चीफ की दावत। तो मुझे आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आप भी खुद भी इस कहानी को पढ़कर देखना। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।